ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी लेकर आए हैं जो ये साबित करती है कि इंसान की हिम्मत और उम्मीद की सच में कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी है जिंदा वापस आने की, जब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि आप मर चुके हैं। तो बात है 20 मई 1916 की। साउथ जॉर्जिया का एक एकदम वीरान व्हेलिंग स्टेशन, और वहां अचानक 3 लोग दिखाई देते हैं, बिल्कुल भूतों की तरह। उनके शरीर बस हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, दाढ़ियां बड़ी हुई थीं और कपड़े वो तो तार तार थे। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो बीच वाले आदमी ने जवाब दिया, मेरा नाम अर्नेस्ट शैकल्टन है। ये सुनते ही स्टेशन के कैप्टन के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शैकल्टन, अरे ये नाम तो दुनिया 2 साल पहले ही भूल चुकी थी, जब वो अपने 28 लोगों की टीम के साथ अंटार्कटिका के बर्फीले समंदर में गायब हो गए थे। उन्हें तो सबने कब का मृत मान लिया था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि अगर उन्हें मरे हुए 2 साल हो चुके थे तो वो जिंदा कैसे लौटे। शैकल्टन और उनका 28 लोगों का क्रू, आखिर वो कहाँ गायब हो गया था। उनकी वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी, और इसके पीछे एक ऐसी कहानी थी जिस पर सच कहूं तो यकीन करना भी मुश्किल है। चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए 2 साल पीछे चलते हैं। साल 1914। ये वो दौर था जब दुनिया के सबसे दिलेर खोजकर्ता धरती के आखिरी अनछुए कोनों को जीतना चाहते थे, और उन्हीं में से एक थे अर्नेस्ट शैकल्टन, जिनका एक ही सपना था अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करने वाले पहले इंसान बनना। इस ऐतिहासिक मिशन का नाम रखा गया ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपीडिशन। प्लान सुनने में तो काफी सीधा साधा था। एक टीम वेडल सी से अंटार्कटिका में दाखिल होगी और पैदल, जी हां पैदल, पूरे महाद्वीप को पार करेगी, और दूसरी टीम रॉस सी में उनका इंतजार करेगी। इस मिशन के लिए उन्होंने एंड्योरेंस नाम का एक जहाज चुना, जिसे खास तौर पर बर्फीले तूफानों को झेलने के लिए ही बनाया गया था। साउथ जॉर्जिया पहुंचने पर वहां के अनुभवी नाविकों ने शैकल्टन को चेताया भी कि उस साल बर्फ की हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन शैकल्टन अपने लक्ष्य को लेकर इतने जुनूनी थे कि उन्होंने ये सारी चेतावनियां नजरअंदाज कर दी। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस वेडल सी की ओर बढ़ गया, और ये एक ऐसा फैसला था जो उनके सपने को इतिहास के सबसे भयानक सर्वाइवल मिशन में बदलने वाला था। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, समुद्र का पानी धीरे धीरे मोटी, बहुत मोटी बर्फ में बदलने लगा। जनवरी 1915 आते आते एंड्योरेंस जहाज बर्फ में पूरी तरह से फंस गया। अगले 9 महीनों तक वो बस असहाय होकर देखते रहे कि कैसे बर्फ का दबाव उनके जहाज को धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके कुचल रहा था, और इस दौरान वो अपनी मंजिल से 2000 किलोमीटर दूर बह चुके थे। आखिरकार 21 नवंबर को एंड्योरेंस बर्फ की कब्र में समा गया। अब शैकल्टन समझ गए थे कि अंटार्कटिका को पार करने का सपना टूट चुका है। उन्होंने अपने क्रू के सामने ऐलान किया कि मिशन यहीं खत्म होता है। ये एक लीडर का शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी फैसला था, सपने को छोड़कर हकीकत को अपनाना। अब वो खोजकर्ता नहीं थे, अब वो सर्वाइवर थे, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह जिंदा घर लौटना। उनकी हालत आप सोच भी नहीं सकते कितनी खराब थी। वो अंटार्कटिका के बीचों बीच बर्फ के एक तैरते हुए टुकड़े पर फंसे थे। उनके पास न जहाज था, न रेडियो, और खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। दुनिया को तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। जिंदा रहने के लिए वो लोग पेंगुइन और सील का शिकार करते थे। पीने के पानी के लिए वो बर्फ को कैन में भरकर अपनी जैकेट के अंदर रख लेते, ताकि शरीर की गर्मी से वो पिघल जाए, जिससे उन्हें बस कुछ घूंट पानी ही मिल पाता था। और वो टेंट लगाकर उस बर्फ पर सो रहे थे, जो कभी भी उनके पैरों के नीचे से टूट सकती थी। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि इस टीम के साथ एक फोटोग्राफर भी था। उसे अपनी 400 में से ज़्यादातर फोटोप्लेट्स छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने 150 सबसे ज़रूरी तस्वीरों को किसी तरह बचा लिया, और यही तस्वीरें आज हमारे पास उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा के ऐतिहासिक सबूत के तौर पर मौजूद हैं। और ये सब कुछ वो झेल रहे थे -40 डिग्री सेल्सियस के जानलेवा तापमान में। जरा सोचिए, ऐसी ठंड जहां इंसान का खून तक जम जाए और आपके पास बचने का कोई साधन ना हो। हर एक दिन, हर एक घंटा जिंदा रहने की एक जंग थी। बर्फ पर लगभग 1.5 साल तक भटकने के बाद वो आखिरकार एलिफेंट आइलैंड नाम की एक सुनसान जगह पर पहुंचे। ये पक्की जमीन तो थी, लेकिन पूरी तरह से वीरान। यहां से किसी जहाज के गुजरने की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। बचाओ अभी भी कोसों दूर था। और यहीं पर शैकल्टन ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी भी आम इंसान के लिए पागलपन होता। उन्होंने अपनी सबसे मजबूत लाइफ बोट को चुना और 5 लोगों के साथ 1300 किलोमीटर दूर मदद लाने का फैसला किया।
ये सफर उन्हें ड्रेक पैसेज से होकर करना था, यानी दुनिया का सबसे तूफानी समंदर, जहां 40-40 फीट ऊंची लहरें किसी भी जहाज को खिलौने की तरह उछाल सकती हैं, और उन्हें यह सफर एक छोटी सी नाव में करना था। कई हफ्तों के जानलेवा समुद्री सफर के बाद वो साउथ जॉर्जिया तो पहुंच गए, लेकिन द्वीप के गलत साइड पर। इंसानी बस्ती तक पहुंचने के लिए उन्हें ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ा, जिन्हें पहले कभी किसी ने पार नहीं किया था, और आखिरकार वो स्ट्रॉमनेस व्हेलिंग स्टेशन पहुंच गए। शेकल्टन तो बच गए थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके 22 साथी अभी भी एलिफेंट आइलैंड पर फंसे हुए थे और उनका इंतजार कर रहे थे। अब शेकल्टन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन तक वापस पहुंचना। उन्होंने मदद के लिए दुनिया से गुहार लगाई। चिली की सरकार ने उन्हें एक जहाज दिया, लेकिन सर्दियों की मोटी बर्फ ने उनका रास्ता रोक दिया। पहली कोशिश नाकाम रही, दूसरी कोशिश वो भी नाकाम, और तीसरी कोशिश भी, लेकिन शेकल्टन ने हार नहीं मानी। उन्होंने चौथी बार कोशिश की। उधर एलिफेंट आइलैंड पर फ्रैंक वाइल्ड नाम के अफसर ने टीम का हौसला बनाए रखा। वो हर सुबह अपने साथियों से कहते, शेकल्टन आज जरूर आएंगे, सब तैयार हो जाओ। उनका ये विश्वास, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और 30 अगस्त 1916 को उनका विश्वास सच साबित हुआ। शेकल्टन आखिरकार उन तक पहुंच ही गए। और अब सुनिए इस कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा। 2 साल बर्फीले रेगिस्तान में फंसे रहना, जहाज का डूबना, भूखमरी और वो जानलेवा ठंड, इन सब के बावजूद उस टीम का एक भी सदस्य नहीं मरा, एक भी नहीं। 28 लोग गए थे और पूरे के पूरे 28 लोग ही वापस आए। शेकल्टन की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इतनी नामुमकिन, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में कोई हिम्मत कैसे बनाए रख सकता है। ये सिर्फ जिंदा बचने की दास्तान नहीं है, ये अर्नेस्ट शेकल्टन की अटूट लीडरशिप और इंसान के कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।